Hello everyone, welcome back to my channel बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां हम 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे। अपने 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। आज अपन 11th चैप्टर है वो आज डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि पौधों में परिवहन क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। परिवहन के प्रकार देखेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो पहले अपन देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यह है सेल के अंदर झिल्ली के आर पार या एक सेल से दूसरी सेल्स तक होता है एवं इसके लिए विषरण और साइटोप्लाज्मिक जो करंट है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक धारा है, सक्रिय परिवहन की मदद भी ली जाती है। अब अपन देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यह पौधों के संवहनीय तंत्र द्वारा संपन्न होता है, जिसमें अपन देखिए सामान्य तंत्र में क्या शामिल होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। लंबी दूरी के परिवहन को स्थानांतरण या फिर ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कि पौधों में परिवहन होने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिसमें देखिए वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स। अब अपन देखते हैं कि परिवहन की दिशा और आवश्यकता। पौधों में अणुओं को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है एवं वहीं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने उत्पाद पौधों के सभी भागों और जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं। अब अपन देखते हैं परिवहन की दिशा। फर्स्ट अपन देखते हैं जाइलम परिवहन। जाइलम परिवहन एक दिशात्मक होता है एवं जो फ्लोएम परिवहन है वो बहुदिशात्मक होता है। जाइलम परिवहन एक दिशात्मक, जैसे मूल से तने की ओर परिवहन। वहीं अपन अब देखते हैं कि फ्लोएम परिवहन में क्या होगा, पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से पुनः परिवहनित किया जाता है। अब अपन देखते हैं खनिज पोषकों का परिवहन। जड़ों द्वारा अवशोषित होकर तने, पत्तियों और वृद्धि क्षेत्रों तक जाते हैं। जब कोई भाग जरावस्था को प्राप्त करता है तो वहां के पोषक तत्वों को वापस लेकर नए वृद्धि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। अब अपन देखते हैं हार्मोन या फिर वृद्धि नियामक यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनका परिवहन पोलर या फिर यूनिडायरेक्शनल होता है, जो इनके संश्लेषित होने वाले स्थान से दूसरे भागों तक होता है। परिवहन के माध्यम यानी कि अब अपन देखते हैं विषरण। यह एक निष्क्रिय और धीमी प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुषाद विसरण। देखिए नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अणु जो होंगे वो अनियमित रूप से गति करते हैं, यानी कि पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में जाते हैं। यह किसी जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। विषरण गैस और द्रव अवस्था में तीव्र गति से होता है, लेकिन ठोस का विषरण होता है वो मंद गति से होता है। वही अपन देखते हैं कि जो प्लांट्स में गैसीय गति का यह एक अकेला माध्यम होता है। अब अपन देखते हैं कि विषरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, ताप एवं दाब। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुसाध्य विषरण। विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता का पहले से ही उपस्थित होना आवश्यक होता है एवं विसरण की दर है वो पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। झिल्ली के प्रमुख घटक लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्ली से तेजी से विसरित होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो जलरागी पदार्थ होते हैं, जलरागी पदार्थ के परिवहन के लिए झिल्ली प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वहीं अपन देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के एटीपी का व्यय नहीं होता है, इसलिए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति नहीं कर सकता। जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का पूर्ण प्रयोग हो जाता है तब परिवहन की गति अधिकतम होती है एवं यह एक अति विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें सेल्स से परिवहित होने वाले पदार्थों का चयन होता है। यह इनहिबिटर्स के प्रति सेंसिटिव होता है जो प्रोटीन्स की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। अब अपन देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। फर्स्ट देखते हैं अपन पोरिन्स। यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में बड़े छिद्रों का निर्माण करती है, जिनसे प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी आसानी से गुजर सकते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं एवं यह परिवहन प्रोटीन को घूर्णित करके कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल रहेगा एक्वापोरिन्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोड। यह सुसाध्य विचरण के ही प्रकार है जिसमें वाहक प्रोटीन की मदद से अणु झिल्ली से गमन करते हैं। तो इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं सिम्पोर्ट। जब दो तरह के अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को अपन कहेंगे सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एंटीपोड। जब दो तरह के अणु विपरीत दिशा में चलते हैं तो इसे अपन एंटीपोड कहेंगे। एंड यूनिपोड, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर अकेला झिल्ली को पार करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, यूनिपोड। इस सब को अपन देखिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं यूनिपोड। यूनिपोड में क्या होगा, देखिए यूनिपोड में एक एकल जो अणु होता है वह स्वतंत्र रूप से इस तरीके से परिवहन करता है। एंड एंटीपोड में क्या होगा कि दो अणु होंगे और दोनों विपरीत दिशा में गमन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। वहीं अगर अपन बात करें सिम्पोर्ट की तो देखिए दो अणु एक ही दिशा में परिवहन होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इन तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं, यूनिपोड, एंटीपोड एंड सिम्पोर्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं का गमन होता है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है और इस प्रकार के परिवहन को अपन अपहिल परिवहन कहते हैं। यानी कि इसमें पदार्थों का परिवहन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। यह परिवहन विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन द्वारा होता है जो एंजाइम की तरह अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। परिवहन की गति संतृप्ति अवस्था में सबसे अधिक होती है। ये प्रोटीन्स इनहिबिटर्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं जो इनकी पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि जो विचरण है वो सुसाध्य हो या नहीं हो लेकिन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है एवं ऊर्जा का उपयोग इसमें नहीं होता है। अब अपन देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन। ये देखिए सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध परिवहन होगा और इस प्रकार के परिवहन को अपन क्या कहेंगे, अपहिल परिवहन कहेंगे। ये देखिए ये पंप प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं एंड एटीपी का उपयोग होता है। जो एटीपी है वो एडीपी एंड फॉस्फेट में टूटता है और जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इसमें परिवहन के लिए उपयोग आती है। नेक्स्ट अपन ये कंपैरिजन देखते हैं साधारण विचरण, सुसाध्य विचरण एवं सक्रिय परिवहन में। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे अपन इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनको। देखिए विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता, यानी कि ये इन तीनों में से किस किस में जरूरत पड़ती है। देखिए विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विचरण में नहीं होती है जबकि सुसाध्य विचरण एवं सक्रिय परिवहन में ये आवश्यक होती है। वहीं अपन देखते हैं ये देखिए उच्च वर्णातक, यानी कि इनमें साधारण विचरण में इनकी जरूरत नहीं होती है लेकिन सुसाध्य विचरण एवं सक्रिय परिवहन में इनकी आवश्यकता होती है। वहीं परिवहन संतुलन की अगर अपन बात करें तो ये देखिए साधारण विचरण में नहीं है जबकि सुसाध्य विचरण एवं सक्रिय परिवहन में होता है। अब देखिए अपहिल परिवहन, जो साधारण विचरण है वो अपहिल परिवहन नहीं होता है जबकि सुसाध्य विचरण एवं ये जो सक्रिय परिवहन ये होता है। एवं अब देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता, साधारण विचरण एवं सुसाध्य विचरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है जबकि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पादप जल संबंध क्या होता है। ये देखिए पादप जल संबंध पौधों के सभी शारीरिक क्रियाकलापों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। यह जीव द्रव्य के लिए मुख्य माध्यम भी होता है। अब हम देखते हैं जो शाकीय पौधे हैं, तरबूज है, इनमें विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनमें जल की मात्रा अत्यधिक होती है। वहीं अगर अपन बात करें जो सूखे बीज हैं उनमें भी पानी की मात्रा कहीं न कहीं पाई जाती है। स्थलीय पौधे प्रतिदिन काफी मात्रा में पानी सोखते हैं लेकिन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की हानि होती रहती है। पौधों के लिए पानी एक सीमाकारी कार्य की तरह कार्य करता है। ये अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल्स में क्या होते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि कई बार सीमाकारी कारक के रूप में अलग अलग नेम्स दे दिए जाते हैं
एवं पूछा जाता है कि जो जल है वो एक सीमाकारी कारक है या नहीं है। तो ये अपन को ध्यान में रखने वाली बात है कि जो जल है वो एक पौधों के लिए सीमाकारी कार्य की तरह कार्य करता है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं जल विभव या जल अंतः शक्ति। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए एक आधारभूत धारणा है। जल विभव को सुनिश्चित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए विलेय विभव एवं दाब विभव। अब अपन देखते हैं गतिज ऊर्जा। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। किसी तंत्र में यदि अधिक पानी हो तो उसमें गतिज ऊर्जा और उच्च जल विभव होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वेन डायग्राम दिखाया गया है यूनिपोर्ट एंड एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट का। ये देखिए जो अपन ने पीछे भी देखा है अच्छे से, ये देखिए आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा। यूनिपोर्ट यानी कि एक ही डायरेक्शन में इनका अणुओं का परिवहन हो रहा है। ये एंटीपोर्ट, ये देखिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एंड सिम्पोर्ट में दोनों अणुओं का एक साथ ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ये देखिए ये आप यहाँ पे वेन डायग्राम से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगा यहाँ पे इसका। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होता है। एंड गति की दिशा कैसे होगी, जल के अणु हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं एवं इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो चलिए देखिए जल विभव को अपन इसे साई से डिनोट करते हैं एवं इसे पास्कल जैसी दाब इकाई है, जो दाब इकाई है पास्कल, उससे भी व्यक्त किया जाता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट विलेय विभव। शुद्ध जल का मान एक मानक ताप पर जो किसी दाब में नहीं है, शुद्ध जल के विभव को शून्य माना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर इसमें शुद्ध जल में किसी विलेय को मिला दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए यदि शुद्ध जल में कुछ विलेय घोले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं, इससे जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम होता है यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। सभी विलयनों का जल विभव शुद्ध जल की अपेक्षा हमेशा निम्न होता है। साई एस का मान सदैव नकारात्मक होता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस अधिक नकारात्मक हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव पर किसी घोल का जल विभव साई डब्ल्यू उसके विलेय विभव यानी कि साई एस के बराबर होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलती है कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस। नेक्स्ट हम अपन देखते हैं दाब विभव। यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाता है तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं स्फीत कोशिका क्या होती है, यानी कि टर्जिड सेल। जब विषरण के कारण पौधे की सेल में जल प्रवेश करता है तो वह सेल वॉल की जो सेल वॉल है उसमें दबाव बढ़ाता है जिससे सेल स्फीत हो जाती है। यह जो दाब विभव है वो साई पी है और यानी कि दाब विभव को बढ़ा देता है जिसे अपन साई पी से डिनोट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो दाब विभव होता है वो सकारात्मक होता है। पौधों के जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसे अपन साई पी से दर्शाते हैं। एंड जल विभव का जो मुख्य संबंध है वो अपन देखते हैं। देखिए कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। एंड यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है कि साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आज अपन ने ट्रांसपोर्टेशन को देखा, जिसमें अपन ने जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसको अपन ने डिस्कस किया। साथ ही साथ अपन ने जो दाब विभव है उसको डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी एवं जितने भी जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को आप जाके देख लीजिए, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।